से हम स्टार्ट कर रहे हैं CUET एग्जाम की GAT सेक्शन की तैयारी की पहली क्लास। इस सीरीज में हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे और इस सीरीज में मैं बिल्कुल प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको सिखाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। लेकिन इसकी वर्थ समझाने के लिए मैं सिर्फ दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, इसको इस तरीके से या इस मकसद से नहीं सीखना कि सिर्फ अभी GAT का सेक्शन सीख लूं, CUET एग्जाम निकाल दूं, उसके बाद इसको भूल जाऊंगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको इस तरीके से सीखना है कि ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। जी, ये जो चीजें मैं इस सीरीज में आपको सिखाने वाला हूं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, कि जिंदगी भर आपके काम आएगी। पहली बात तो ये आपके दिमाग के घोड़े खोलेगी, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाएगी, आपके लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाएगी। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, इनका यूज सिर्फ CUET में नहीं होगा। इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे, मास्टर करने के लिए कहीं एडमिशन लेंगे, वहां भी एंट्रेंस हुआ, वहां पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और आप कभी भी आगे इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरेंगे, कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहेंगे, उसकी तैयारी करने के लिए ये GAT सेक्शन, ये लॉजिकल रीजनिंग आती ही आती है। वहां पर यही सेम कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद। तो इसीलिए इस सीरीज को इस नियत से और इस इंटेंशन से और इस उद्देश्य से आपको सीखना है कि भाई ये मेरे लाइफ टाइम काम आने वाली है, ये कॉन्सेप्ट जब तक आपके काम आएंगे। तो इसीलिए पूरी सीरियसनेस के साथ इसको आपको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सो GAT सेक्शन में जिस चैप्टर्स के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे चैप्टर्स के नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे और इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। ये सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं और इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी ऐड कर रखा है। ये है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स के चैप्टर वाली प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट भी आपको अलग से देखनी है। यहां से मैथ्स के चैप्टर क्लियर होंगे, उनके कॉन्सेप्ट, और ये GAT की जो रीजनिंग वाली सीरीज है ये मैं आपके लिए लेकर आता ही रहूंगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है एनालॉजी टेस्ट, आज इसी को पकड़ेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारी बातें और इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब चीजें सीखना शुरू कर। तो बिल्कुल आसान भाषा में एनालॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, सिंपल समझो। एनालॉजी का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच समानता या सिमिलैरिटी, दो चीजों के बीच कोई पैटर्न ढूंढना, कोई पैटर्न पहचानना, दो चीजों के बीच कोई रिश्ता ढूंढना कि ये कौन सा रिश्ता, कौन सा पैटर्न, कौन सी सिमिलैरिटी, कौन सी कॉमन चीज फॉलो कर रहे हैं, और उसी रिश्ते का फिर किसी और कंडीशन में यूज करके वहां पर जवाब निकालना, ये होती है एनालॉजी। सिंपल, तो आसान भाषा में समझेंगे, एक चीज को दूसरी चीज से तुलना करने को या उसको समझाने को ही आप एनालॉजी कहेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत अच्छे से बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक कंडीशन ले ली है। इस तरीके से कुछ सवाल जो है आपके सामने लिखे हुए आएंगे और थोड़े वर्ड प्रॉब्लम में भी आएंगे, दोनों समझाऊंगा। अब यहां पर हमें दो चीजें दी गई हैं, एक टीचर दिया गया है, एक स्टूडेंट दिया गया है, और उनके बीच में लगा हुआ ये रेशो का निशान, ये अनुपात, ये इस टू। तो यहां पर आपको यही पहचानना है कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इन दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटी है, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। फिर उसी पैटर्न का यूज करना है बाद वाली कंडीशन के अंदर, जो कि लिखा हुआ है डॉक्टर। अब समझते हैं बात को, जैसे कि टीचर का स्टूडेंट से क्या रिश्ता होता है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या कॉमन चीज या क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। भाई टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को। मैं टीचर हूं, आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी कमियों का इलाज कर रहा हूं, आपकी कमियां दूर कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं एग्जाम के लिए, आपको मैं बेटर बना रहा हूं, है ना, आपको सिखाकर। इसी तरीके से डॉक्टर का किससे रिश्ता बनेगा? भाई डॉक्टर का इसी तरीके से सेम पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो रिश्ता बनेगा उसके मरीजों से, उसके पेशेंट से, बीमारों से। कि जिस तरह से एक टीचर एक स्टूडेंट की कमियों का इलाज करता है ना, उसको सिखाता है, उसकी एजुकेशन को अच्छा बनाता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, मरीजों की हेल्थ को बेहतर बनाता है, उनकी लाइफ को अच्छा बनाता है। तो जो रिश्ता ये फॉलो करेंगे वो डॉक्टर के साथ पेशेंट का फॉलो होगा। तो यही है एनालॉजी, बस सिंपल एज दैट। इस कंडीशन का पैटर्न पहचानो, उसके अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन का सॉल्यूशन लेकर आ जाओ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं ये मान सकता हूं कि क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करियर, कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और मेरे अच्छे करियर की शुरुआत हो जाए। एम आई राइट? तो अभी आप जिस टाइम पीरियड में हो ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। मगर क्यों?
क्योंकि अभी जस्ट आपके ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम फिनिश हुए हैं। अगर आपने JEE भरा है तो कुछ ही दिन रह गए JEE के एग्जाम के, और इन्हीं दिनों में आपको एक सही कॉलेज, सही इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेना है। और मैं ये जानता हूं, इसीलिए इस टाइम हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट यही बोल रहा होता है कि हमारे यहां एडमिशन ले लो, यहां एडमिशन ले लो, वहां एडमिशन ले लो। और ये सारी चीजें जब एक साथ माइंड में चल रही होती है ना स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज, ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना। आपको ये कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट नहीं करनी। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखो भाई, आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा कि AI अभी बूम पर है, बल्कि AI ही फ्यूचर है। तो अगर आप भी AI फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो एक स्कूल जिसका नाम है मीराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यह आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह स्कूल अभी सीधा फोकस कर रहा है AI फर्स्ट लर्निंग पर। देखिए दोस्तों, फाइनल डिसीजन तो आपका ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं एक बात दिल से बोलूं, यह फीलिंग ही अलग होगी जब आपके माँ बाप सबको यह बोलेंगे कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा आज गूगल में लग गया है XYZ पैकेज पर। ओए होए होए, सोच के ही मजा आ गया, आप इमेजिन कीजिए। पर यह होगा कैसे? लाखों बच्चे हर साल इंजीनियर बनते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में काम कर रहे हैं? गिनती के ही होंगे। यह डिफरेंस आता कहां है? यह डिफरेंस आता है स्किल और थ्योरी में। सो जो स्किल्ड है वही किंग है, और मीराई स्कूल इसी स्किल के ऊपर काम करता है। डे 1 से ही आपको यहां पर कोडिंग सिखाई जाती है। 15+ AI टूल्स जैसे कि जेमिनी प्रो हो गया, VO3 हो गया, गिटहब हो गया, कोपायलट, इनका यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो सोचो आप बाकियों से कितना आगे निकल जाओगे। वो सब सेकंड ईयर में ये सब करना शुरू करेंगे और आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये सब करना शुरू कर दोगे। और ये सारी चीजें करने के लिए मीराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको एक मैकबुक भी फ्री प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ही आप ये सारे कामों को अंजाम देंगे। सो फ्यूचर में जब एक वैकेंसी के लिए हजारों कैंडिडेट्स लाइन में लगे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, वहां पर ये 4 साल जो आपने मीराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में लगाए होंगे, यहां से सीखा होगा, ये सारी सीख, ये सारी लर्निंग, ये सारी एबिलिटीज और ये सारी स्किल्स आपके वहां काम आएंगी, जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देंगी। तो अगर आप सीरियस हैं AI फील्ड में अपने करियर को लेकर, तो सिर्फ आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको चेकआउट जरूर करें। और आपको बताता चलूं कि मीराई में एडमिशन लेने के लिए जो इनका एग्जाम होने वाला है वो 30 मार्च को होने वाला है, जो एग्जाम की डेट है। और इस एग्जाम में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च। तो इसीलिए 29 मार्च से पहले पहले यहां पर एनरोल कर देना, अगर आप भी इस तरीके का अपना करियर जो है वो सोच रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की, कि कितने टाइप्स यहां पर बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि यहां पर वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, रिलेशन की इंपॉर्टेंट होगी, कि रिश्ता क्या बन रहा है वो आपको पहचानना है। तो टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की अगर बात करें तो मेजरली 3 टाइप्स यहां पर बनेंगे, 3 टाइप्स के सवाल बनेंगे। पहली टाइप आपकी हो जाएगी कौन सी? वर्ड एनालॉजी की। सेकेंड टाइप आपकी हो जाएगी नंबर एनालॉजी की, और थर्ड टाइप आपकी बनेगी अल्फाबेट एनालॉजी की। अब एक एक करके तीनों को समझाता हूं, मजा आएगा, आराम से इसको समझना है आपको। देखिए, पहली टाइप की अगर मैं यहां पर बात करूं, जिसका नाम है वर्ड एनालॉजी, इसके अंदर कुछ वर्ड से रिलेशन दिया जाएगा, फिर किसी और वर्ड का उसी रिलेशन को सोचकर उसका आंसर ढूंढना है अकॉर्डिंगली। कैसे करेंगे आपको समझाता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया भाई, इस वाले में कंडीशन या रिलेशन या पैटर्न पहचानो, दूसरे वाले में सेम सोच के आंसर ले आओ, यही करना है आपको। तो देखो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में भी सवाल आपको मिल सकता है, रेशो में भी मिलेगा, दोनों तरीके आप देख लो। जैसे सवाल है गन इज रिलेटेड टू सोल्जर, कि गन जो है वो रिलेट करती है सोल्जर से। तो गन भी ले आया, हालांकि ये नकली गुब्बारे फोड़ने वाली, मेले वाली। अब समझो बात को, एक सोल्जर का एक गन से क्या रिश्ता है भाई? एक गन को सोल्जर एज अ टूल इस्तेमाल करता है। सोल्जर का काम है गन को इस्तेमाल करना जंग के मैदान में, ये उसका काम है। तो इन द सेम वे, बिल्कुल इसी प्रकार पेन इज रिलेटेड टू, पेन का ताल्लुक किससे होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पैटर्न पहचानना है कि एक फौजी गन का यूज करता है, एज अ टूल है वो उसके पास। अब ऐसे समझो, अब पहला ऑप्शन देखो, नोटबुक। क्या नोटबुक पेन का इस्तेमाल करेगी? नहीं भाई, नोटबुक पे तो पेन से लिखा जाता है, तो नोटबुक इसका जवाब नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी है स्टेशनरी। क्या स्टेशनरी पेन का इस्तेमाल करती है? अरे नहीं ना, स्टेशनरी के अंदर पेन आता है। ऑप्शन डी देखेंगे, डॉक्टर। क्या डॉक्टर पेन का यूज करता है? हाँ, दवाई लिखने में तो करता है, लेकिन डॉक्टर का असल काम होता
होता है मरीजों का इलाज करना, पेशेंट्स की देखभाल करना, उनको दवाई देना। तो पेन का असल काम डॉक्टर का भी नहीं है। ऑप्शन बी अगर हम देखें राइटर, ये होगा इसका सही जवाब कि एक राइटर का हथियार होता है कलम। ये बात कही जाती है, कहावत है, क्योंकि राइटर लिखकर इस पेन की ताकत से पूरी पूरी सरकारें गिरा देते हैं, लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। तो इट मींस इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राइटर। तो बस यही आपको करना है। वर्ड एनालॉजी में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे कि किसी चीज का किसी चीज से कुछ रिलेशन दिया गया होगा, आपको उसका पैटर्न पहचान कर दूसरी चीज के अंदर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है आपकी नंबर एनालॉजी, और इसके अंदर नंबर्स के अंदर सवाल दिए जाएंगे। दो नंबर्स के बीच कोई ना कोई पैटर्न, कोई रिश्ता फॉलो हो रहा होगा, उसी रिश्ते को पकड़कर पहचान कर दूसरे वाले नंबर में अप्लाई करना है। एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे यहां पर हमें दिया गया है 3 का और 25 का एक रिश्ता है, कोई रिलेशन है। अब हमें यह पहचानना है। अब ये रिलेशन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, स्क्वायर रूट का भी हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, क्यूब रूट का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, इसीलिए इनकी मैं अलग से टाइप भी आपको क्लियर करवाऊंगा कि वर्ड में कितनी टाइप बनेगी, नंबर में कितनी, वो इसके बाद आएगा। लेकिन फिलहाल भी एग्जांपल समझो कैसे होगा। यहां पर मैंने देखा, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं, 3 की मल्टीप्लाई करूं 8 में, 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 24, और उसी 24 में मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाता है 25। इसका मतलब पैटर्न क्या फॉलो हुआ? पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों ये फॉलो हुआ कि इस नंबर का अगर हम 8 गुना करें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमें अगला नंबर मिल जाता है। ये पैटर्न हमने यहां पर पकड़ लिया। तो बस अब यही पैटर्न हमें यहां फॉलो करना है कि हम क्या करेंगे, 1 का 8 गुना करेंगे, 1 अट्ठे होता है 8, और उस 8 में 1 जोड़ देंगे तो 8 और 1 बन जाएगा 9। तो इस तरीके से 1 का रिलेशन जो बनेगा फिर किससे बनेगा? 9 से बनेगा। तो 9 या 1:9 इसका सही जवाब आएगा। ऐसे पहचाननी है आपको नंबर एनालॉजी, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा। टाइप ऑफ पैटर्न भी आपको मैं बता। तीसरा इसका मेजर टाइप है अल्फाबेट एनालॉजी। इसके अंदर अल्फाबेट्स ABCDEFGH ये सब चीजें होंगी। इसके अंदर कोई 2 चीजें दी गई होंगी, उससे पैटर्न पहचान के बाकी में अप्लाई करना है। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर तीनों की अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे। फुल डिटेल में मैं करा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल डिटेल में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक CUET के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। 14 लाख बच्चे बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। अब यहां पर अल्फाबेट में आपको अल्फाबेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला काम, पैटर्न पहचानो, रिश्ता पहचानो, कम्युनिकेशन पहचानो, कॉमन चीज पहचानो, सिमिलैरिटी पहचानो। तो यहां पर देखेंगे, पहले को अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो यहां पर है C और यहां पर है F। तो C के बाद F कब मिलेगा? तो C के बाद F कब मिलेगा? C के बाद आता है DEF। जब मैं C से 3 कदम आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे F मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर इसमें जब +3 हम हुए, 3 कदम आगे बढ़े, तो हमें इसका अल्फाबेट मिल गया इस रिश्ते का। इसी तरीके से अगर हम D और G को कंपेयर करें तो D के बाद आता है EFG। तो इसमें भी जब हम 3 कदम ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं तो D के बाद E, F और G पर हम पहुंच जाते हैं। तो +3 कदम यहां पर भी हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों में +3 कदम का रिश्ता चल रहा है। ये क्या हो गया? लाइट ने झटका मारा और बोर्ड बंद हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा से इसको ऑन कर लेते हैं। तो बस अब हम इसका रिश्ता बना देंगे। तो भैया P से 3 कदम आगे बढ़ जाओ। तो P पर अगर आप हैं, 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो QRS, आपको S मिलेगा। तो यहां पर पहला जो आपका अल्फाबेट है वो आ जाएगा आपका S, और आपको इसी तरीके से Q से भी 3 कदम आगे बढ़ जाना है, +3 का चलाना है रिश्ता। तो Q के बाद आप बढ़ेंगे तो PQR S और T, तो T आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से S और T यहां पर इन दोनों का रिश्ता बनेगा। तो ये टाइप होगी आपकी अल्फाबेट एनालॉजी की, जहां पर अल्फाबेट लेटर्स आपको भी दिखेंगे। अब इसके भी अंदर टाइप्स होते हैं काफी सारे। अब आइए एक एक करके तीनों के स्पेशल अलग अलग टाइप्स पे नजर मार लेते हैं, कैसे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं वो भी सीख लेते हैं, ताकि बिल्कुल एनालॉजी जो है बहुत डिटेल में, बहुत डीपली आपकी तैयार हो जाए। अब और ज्यादा गहराई में उतर रहा हूं खास आपके लिए। यहां पर पहले मैं बता दूं, कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी सवाल में, एनालॉजी में या रीजनिंग में, ये मेरी आईडी है, यहां मुझे फॉलो करके मुझे पर्सनल लेवल पे आप यहां पर सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं पूरे सेशन में, जब तक आपका CUET एग्जाम ना हो जाए। आपको रिप्लाई यहां पर देने की पूरी कोशिश मेरी रहती है, और मैं बच्चों के सवाल के जवाब देता हूं। ऑलराइट, अब टाइप ऑफ वर्ड एनालॉजी की हम बात करेंगे। तो इतने सारे टाइप्स है वर्ड वाले में ही सिर्फ, तो आपको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं, बहुत गहराई में ले जा रहा हूं। तो पहला टाइप बनता है वर्ड में ही कि टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स का
रिलेशन आपको एक साथ दे दिया जाता है। तो कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, एक एक एग्जांपल मैंने सबका यहां पर लिया है। जैसे कि आपको दिया जा सकता है कि सीजर का एक कनेक्शन है क्लॉथ से, उसी तरीके से आपको नाइफ का बताना है। अब सीजर से एक कपड़े को काटा जाता है, टेलर क्या करता है भाई, कपड़े को कैंची से काटता है। तो इसका मतलब हमें नाइफ के साथ अब यही रिश्ता पहचानना। तो भैया नाइफ क्या करेगी, एक छुरी से हम क्या करते हैं, छुरी से हम सब्जियां काटते हैं, तो इसका मतलब एक छुरी का रिश्ता बनेगा अनियन से या वेजिटेबल से। इस तरीके से कोई ना कोई क्या होगा, कोई टूल और कोई चीज दी गई होगी, ये टूल है इससे ये चीज काटी जा रही है, ये टूल है इससे ये चीज काटी जा रही है, ये टाइप बन सकती है। तो टूल्स और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जांपल इसमें से आ सकते हैं, कैसा भी सवाल बन सकता है, टाइप ध्यान रखना। सेकंड टाइप है आपकी वर्कर एंड टूल, कि एक काम करने वाला है, एक उसका टूल है। तो यहां पर जैसे कि हम देखते हैं राइटर का टूल होता है पेन, उसी तरीके से टेलर का क्या टूल होगा भाई, राइटर पेन से लिखता है और टेलर जो है वो सुई से सिलाई करता है, सुई से बिनता है कपड़े को। तो इसका मतलब टेलर का फिर रिश्ता बनेगा नीडल से। ये कौन सा टाइप है आपका, वर्कर एंड टूल का। एक और टाइप होता है, फर्क आना कहां शुरू होगा वो भी दिखाऊंगा। वर्कर का ही एक प्रोडक्ट से भी रिश्ता होता है। कैसे, प्रोडक्ट है जो चीज बनाई है और टूल है जिससे बनाई है। ये छोटे छोटे फर्क हैं जो सवाल गलत करवा देते हैं, ध्यान रखना है। जैसे कि राइटर का बुक से रिश्ता है, इसी तरीके से टेलर का क्लोथ से रिश्ता है। अब यहां पर प्रोडक्ट की बात हो रही है क्योंकि राइटर बुक लिखता है, बुक जो है वो राइटर का एक प्रोडक्ट है, उसने बनाई है। बिल्कुल उसी तरीके से टेलर क्या बनाता है, टेलर कपड़े बनाता है, कपड़े एक प्रोडक्ट है जो टेलर ने बनाए हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट है और यहां पर टूल है कि किस चीज से बनाया जा रहा है। तो कपड़े को सुई से सिला जाता है, पर बुक को पेन से लिखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जब एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे ना, तो हो सकता है आपको ये रिलेशन दिया जाए कि राइटर का पेन से रिलेशन है और टेलर का किससे होगा, और उस जगह पर क्लोथ भी ऑप्शन में हो। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हाँ भाई राइटर जो है वो पेन, राइटर पेन एक साथ चलते हैं, इसी तरीके से टेलर और कपड़ा, टेलर कपड़ा, गलत हो जाएगा। वर्ड नहीं देखना, इमोशंस देखने हैं, रिलेशन देखना है, पैटर्न देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं वर्ड मैटर नहीं करेंगे, रिश्ता क्या फॉलो हो रहा है वो मैटर करेगा। तो जैसे यहां पर रिश्ते की बात करूं तो भैया राइटर का पेन है टूल, टूल इसके द्वारा लिखता है वो। तो यहां पर आपको कपड़ा नहीं लिखना, फिर आंसर कपड़ा टूल थोड़ी है, कपड़ा तो बन चुका है, एक फाइनल प्रोडक्ट हुआ। टूल बनाया किससे है, बनाया किससे होगा भाई, सुई से सिला होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अगर इस वाले ऑप्शन में अगर नीडल मिल जाए, नीडल नहीं लगेगी। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, बनी हुई चीज की, राइटर ने बुक लिख दी, बुक दिख रही है, ऐसे ही टेलर ने कपड़ा बना दिया, कपड़ा दिख रहा है, एक प्रोडक्ट है। क्लियर। अगला टाइप सिनोनिम्स, सेम वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं टाइप में। जैसे कि हमें एक सवाल दिया गया, ह्यूज का रिश्ता है गिगांटिक से, तो आपको बताना है टाइनी का किससे होगा। भाई ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और गिगांटिक मतलब भी बहुत बड़ी कोई चीज। इसी तरीके से टाइनी का रिश्ता बन जाएगा मिनिएचर से, टाइनी मतलब कोई बहुत छोटी सी रितु सी चीज, ऐसी मिनिएचर मतलब कोई छोटी सी चीज। ऐसे आपको सिनोनिम से पहचानना है। एक टाइप ये भी बनती है वर्ड में कि एक वर्ड होगा कोज और एक होगा उसका इफेक्ट, तो ये भी एक टाइप बनती है। जैसे कि वर्क और टायर्डनेस, भैया काम करने से आती है थकावट, काम करने से आती है थकावट, तो पढ़ाई से क्या आएगी, पढ़ाई से भी थकावट ही आती होगी आपको, तो है ना, ऐसी बोर लगती है, बहुत पिटाई लगाऊंगा। पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से नॉलेज मिलती है। ये आपको क्या करना है, आपको कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है। जब आप काम करेंगे, काम करते करते उसका असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, आप थक जाएंगे, ठीक है ना, आपकी बॉडी थोड़ी थक जाएगी। ऐसे ही जब आप पढ़ाई करेंगे तो स्टडी करने पे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आप नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। तो कॉज इफेक्ट कि इस चीज को हम कर रहे हैं तो इसका क्या असर हो रहा है, पढ़ाई करने से हमें नॉलेज मिल रही है, काम करने से हम थक रहे हैं। तो ये टाइप इस तरीके से बनती हैं। ऑल सेट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर और टाइप है इसकी, टाइप नंबर 6 एनिमल एंड यंग वन। इस टाइप का भी सवाल आ जाता है कि कोई जानवर होगा, उसका बच्चा दिया गया होगा, फिर दूसरे जानवर के बच्चे से उसका रिलेशन पहचानना है। जैसे कि काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ, काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ। तो इसी तरीके से किटन बोला जाएगा कैट के बच्चे को, तो यहां पर कैट के बच्चे को क्या बोला जाएगा, फिर वो आपको आंसर लिखना है। तो यहां पर किटन आएगा इसका सही जवाब, ये आपको यहां पर करना है। बिल्कुल इसी तरीके से कंट्री और करेंसी के ऊपर से भी सवाल आ सकता है कि कोई कंट्री दी, उसकी करेंसी दी, तो दूसरी कंट्री की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो कंट्रीज और उनकी करेंसीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपी, तो इसी तरीके से आपने रिश्ता पहचान
पहचान लिया कि भैया इंडिया है और रुपी है, मतलब करेंसी की बात हो रही है, तो यूएस की करेंसी इसका सही जवाब होगी, जो कि आप यहां पे लिख देंगे डॉलर। ठीक है जी, ए आएगा ना डॉलर में, हाँ ए आएगा तो डॉलर आपका यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वांटिटी एंड यूनिट का रिश्ता चलता है। तो क्वांटिटी जैसे कि लेंथ हम नापते हैं मीटर में, तो वॉल्यूम आएगा लीटर में। तो ये आपको रिश्ता पहचानना है। एक टाइप होगा एनिमल और मूवमेंट का, कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है। जैसे कि डक जो है वो वैडल करती है, डक क्वैक क्वैक करती हुई चलती है। तो फिश क्या कर रही, फिश क्या करेगी भाई, फिश जो है वो तैरेगी, वो स्विम करेगी। ऐसे आपको पकड़ना है। एनिमल या थिंग का साउंड से, कि ये जानवर या ये चीज ऐसी आवाज करती है, तो ये वाला जानवर या ये वाली चीज कैसी आवाज करेगी, ये रिश्ता पहचानना है। लायन जो है वो रोर करता है, तो इसने क्या करेगा, तो बस यहां पे आप लिख देंगे हिस। तो इस तरीके से ये सारे टाइप हो गए आपके टाइप ऑफ वर्ड एनालॉजी, जहां पर वर्ड दिया गया होगा, वर्ड से वर्ड का कोई रिश्ता दिया गया होगा, तो फिर दूसरे वर्ड का उसी सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग रिश्ता ढूंढना है। ये इसकी टाइप कंप्लीट करवा। वर्ड के बाद बारी आती है नंबर्स की। तो नंबर्स एनालॉजी में भी काफी सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं। एक एक चीज मैंने ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो पहली टाइप आएगी नंबर वाले में, इवन एंड ऑड नंबर्स। किस तरीके से, या इवन सीरीज में या ऑड सीरीज के अंदर जो है सीरीज आगे या पीछे हो रही होगी, तो आपको रिश्ता यहां पर पहचानना है। 84 और 51 के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। देखिए अगर मैं यहां पर क्या करूं, 8 की जगह आ रहा है 5, अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। मतलब यहां पर इस वाले पहले वाली चीज में क्या हो रहा है, -3 का चीज चल रही है, -3 का फर्क आ रहा है। और ऐसे 4 में से भी 3 माइनस करूंगा तो 1 मिलेगा। इट मींस -3 और -3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बस मैं यही करूंगा, 4 में से -3 करूंगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से भी मैं -3 करूंगा तो कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 13। सेकंड इसकी टाइप है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हो सकता है नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ दिया जाए, उनको घटा दिया जाए, ये भी हो सकता है। आपको हर तरीके से सोचना है कि किस तरीके से आंसर ला सकता है, आपका सवाल का जवाब आ सकता है। और यही है इसका मकसद कि आपको मेंटली तगड़ा बनाना, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाना, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी और स्किल्स को बढ़ाना। और जिंदगी भर ये चीज काम आती है। अभी नंबर्स में अप्लाई कर रहे हो, जब रियल लाइफ में कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो आपका थिंकिंग लेवल अपग्रेड हो जाएगा इस वाले कोर्स से मेरे कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 365 का रिश्ता है 14 से। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर 3 और 6 9 5 14, तीनों डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं तो 14 बन जाएगा। 6 3 9 5 14, बस मिल गया मुझे पैटर्न। बस यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है, तीनों को जोड़ दो, 7 और 2 9 4 13, तो यहाँ पर मुझे इसका भी पैटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से आंसर आ गया। अगली टाइप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हो सकता है जो आपको नंबर्स दिए गए हो, पहले वाला जोड़ा दिया गया हो, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आ रहे हो, क्या पता वो एक दूसरे से डिवाइड करके आ रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहचानना है आपको। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा, तो डिवाइड करके आ रहा है। या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 मिल जाएगा, तो 3 7 21 होता है। तो बस मुझे यही सोचना है कि यहां मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मुझे 42 मिल जाए। तो 6 7 42 होते हैं, तो यहां पर 6 मुझे जवाब मिल जाएगा, और 7 6 42, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 6 मिल जाएगा। ऐसे सोचना है। अगला टाइप स्क्वायर एंड क्यूब। ये भी हो सकता है कि जो दो नंबर आपको दिए गए हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर हो, या एक दूसरे का क्यूब हो, या एक दूसरे का स्क्वायर रूट हो, या क्यूब रूट हो, ऐसे भी हो सकता है। हर टाइप, हर तरीके से, जितने तरीके से सोच सकते हो सोचो, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो रहा है 36, 6 6 36 होते हैं, तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 8 64, तो यहाँ पर आपका 64 आंसर मिल जाएगा इस वाले सवाल का। अब अगली टाइप है मिक्स्ड एनालॉजी। यहाँ पर मिक्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ई और एफ से हमें नंबर मिल रहा है, तो इसका क्या नंबर बनेगा ये सोचना है। अब ई और एफ से मिला हमें 56। अब अगर आप देखें ई और एफ को अगर आप चेक करें या इसको नोटिस करें, तो भैया अगर अल्फाबेट के जो ABCD नंबर से उनको आप 1 2 3 कंपेयर करेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे, तो ई जो है वो आता है 5वें स्थान पर। ABCDE, ई आता है कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर। इसी तरीके से ABCDEF, और एफ आता है 6th पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये जो 56 आया है, ये कैसे आया है, इन दोनों की मैथमेटिकल नंबर के अकॉर्डिंग जो पोजीशन बन रही है ABCD के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आया है। तो बस उसके अकॉर्डिंग जी देख लो कहां पर आता है, और एच देख लो कहां पे आता है। तो ABCDEFG, जी
सी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और एच आएगा आपका 8 नंबर पे, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी आपके सवाल बन सकते हैं कि ABCD को अगर हम 1 2 3 की जगह पर रख के देखें तो किसका क्या नंबर बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने की ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे सारे नंबर्स याद करें, उनकी उल्टी सीरीज याद रखें, सब कुछ करवा दूंगा। और टाइप देखते हैं, रिवर्स डिजिट एनालॉजी के डिजिट्स उल्टे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर सवाल दिया गया कि ये इससे ये बना या इसका ये रिलेशन है, तो यहाँ पर देखो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कुछ भी ना मिले तो सीरीज चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर 5 3 7 है तो उसका 7 3 5 हो गया, तो रिवर्स डिजिट हो गए, डिजिट्स पलट दिए गए, प्लस माइनस का कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बस यहाँ भी हम क्या कर देंगे, डिजिट्स को पलट देंगे, तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। अगला टाइप, मल्टीपल ऑपरेशन बेस्ड, काफी सारी चीजें एक साथ होंगी, दो चीजें हो सकता है इनमें से दो चीजें एक साथ हो जाए, भैया क्यूब भी हो जाए, स्क्वायर भी हो जाए, या मल्टीप्लाई हो जाए और प्लस भी हो जाए, तो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और ये है आपका स्टार बना हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। यही वाले टाइप के सवाल ज्यादातर आते हैं, मिक्स्ड ऑपरेशन वाले। जैसे कि 14 का रिश्ता है 37 से, जो रिश्ता आपको पहचान के फिर 15 का लिखना है। अब 14 से 37 कैसे बना होगा, देखो ना ये डबल हो रहा, ठीक है, ना यहाँ पे ट्रिपल हो रहा, यहाँ पे अगर 2 का यहाँ से 1 से 3 बना मतलब 2 जुड़ा, फिर 4 से 7 बना मतलब 3 जुड़ा, तो बराबर चीजें भी नहीं जुड़ रही हैं। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर ये देखेंगे 14 तियां होते हैं 42, 14 तियां होते हैं कितने, 42, और इस 42 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। रिलेशन मिल गया, रिश्ता मिल गया कि भैया नंबर का 3 गुना करके उसमें से 5 माइनस करो, नंबर का 3 गुना करके उसमें से 5 माइनस करो, तो 15 का 3 गुना करके उसमें से 5 माइनस कर दूंगा, तो 15 तियां होते हैं 45, 45 में से 5 माइनस कर देंगे तो भैया 40 मिल जाएगा, तो इसका रिश्ता बनेगा फिर 40 से। ये चीजें सोचनी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, कैसे आपको आएंगी, प्रैक्टिस करके आएंगी। जितने ज्यादा सवाल लगा सकते हो लगा डालना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ते चले जाएंगे। चलिए जी, प्राइम नंबर एनालॉजी, सिर्फ प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 2 और 7 का रिश्ता दिया गया है, तो 11 से किसका बनेगा बताना है। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। अब अगला क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर सोचना है। देखो 2 और 7 के बीच अगर मैं देखूं तो 3 एक प्राइम नंबर आता है और 5 एक प्राइम नंबर आता है, फिर 7 आता है। इसका मतलब इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच 2 और प्राइम नंबर हैं जिनको छोड़ा गया है, जब जाके 7 मिला है। तो इट मींस 11 के बाद हमें अगले 2 प्राइम नंबर छोड़ने हैं, उसके बाद उनसे अगला लेना है। तो 11 के बाद एक प्राइम नंबर आता है 13 जो किसी से डिवाइड नहीं होता, एक आता है 17 जो किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 और 17 को छोड़ के उससे अगला जो होगा वो था 19 तो यहां पर 11 का रिश्ता बनेगा 19 से, 19 से। यही चीजें आपको पहचाननी है, पकड़नी है। अगला टाइप है बेस्ड ऑन n का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और n का क्यूब, मतलब नंबर का स्क्वायर में 1 या 2 जोड़ना या घटाना, या नंबर के क्यूब में 1 या 2 जोड़ना या घटाना। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे क्या यहाँ पे रिश्ता बन रहा है, 8 का रिश्ता बना है किससे, 15 से। तो 8 से 15 कैसे आया होगा ये आपको सोचना है, और फिर उसी तरीके से आपको 24 को फॉलो करना है। तो कैसे सोचेंगे आइए देखिए बताता हूं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, 3 का स्क्वायर करूं, तो 3 तिया होते हैं 9, 3 का स्क्वायर करूं और उसमें से मैं 1 माइनस करूं, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 1 माइनस करूंगा तो मिल जाएगा मुझे 8। 3 का स्क्वायर में से 1 माइनस करने पे 8 मिलता है, और 4 के स्क्वायर में से 1 माइनस करने पे मुझे कितना मिलता है, 15 मिलता है। इसका मतलब ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 4 का स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम 24 को देखें तो 24 बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 5 पंजे 25 माइनस 1 बराबर 24। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या आएगा, जवाब मिल गया। अगला नंबर आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 चिंग 36 माइनस 1 बराबर आपका आ जाएगा 35। तो 35 इसका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी नोटिस करो, तो अगर मैं 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ दूं, मैं 2 का स्क्वायर करूं उसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 5, 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे ही फिर मैं 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ दूं तो 3 तिया 9 और 1 मुझे मिल जाएगा 10। ऐसे ही अगर मैं 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ दूं तो 4 चौक 16 और 1 17। तो बस 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ा, 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ा, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के स्क्वायर में 1 प्लस, तो 5 पंजे 25 और 1 26 मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये आ गए सारे वो टाइप्स जो आपके नंबर एनालॉजी में फॉलो किए जा सकते हैं। इस टाइप से आपको
सवाल देखने को मिल सकते हैं और इनका मिक्स सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। रेडी रहना, प्रैक्टिस करते टाइम हर चीज आपको सोचनी है, क्या प्लस का है, क्या माइनस का है, क्या मल्टीप्लाई का है, क्या डिवाइड का है, क्या पावर का है, क्या इवन है, क्या ओड है, क्या प्राइम है, क्या मिक्स है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी होंगी एक ही सवाल में, एक ही बार में। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करें उससे पहले एक आखिरी कॉन्सेप्ट और आपको मैं सिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कुछ भी कमी बाकी ना रहे आपकी तैयारी में। तो यहां पर जो हमारे इंग्लिश के लेटर अल्फाबेट होते हैं, इसके भी नंबर होते हैं कि कौन सा किस नंबर पे आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए इसको याद करवा देता हूं, रटने का काम नहीं है। देखिए, तो यहां पर आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि ए से लेकर एम तक मैंने लिखा, फिर एम के बाद में नीचे आ गया एन, और एन से फिर इस तरह से सीरीज लाया। मतलब मैं इधर से ऐसे शुरू करके यूं गया, फिर नीचे आया, और फिर यहां से मैं इस तरीके से वापस आ गया जेड तक। तो टोटल कितने होते हैं? ये 26 होते हैं। ऊपर जो मैंने नाम दिए हैं, ये 1 2 3 ये दिए हैं इनके फॉरवर्ड सीरीज के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब जिस प्लेस पर ये आते हैं उस प्लेस का नंबर इस तरीके से ये पूरे के पूरे 26 का आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे होता है, किसका क्या नंबर होता है, इसको ध्यान रखना आपको पड़ेगा। इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, आप उनको भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक के लिए आप याद कर लो, जिसको बोला जाता है, इस फॉर्म का मैं अलग से लिखवा देता हूं, इसको बोला जाता है इजोटी। इजोटी को आप याद कर लो, क्यों? क्योंकि ई के लिए आएगा 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15 और टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। तो इस तरीके से आप इनके मोटे मोटे याद कर लेगा जी, ई 5 जे 10, और इनके आगे पीछे के आप फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जे के एल। तो जे का आपको पता है कितना होता है, 10 होता है, तो 10 के बाद 2 आगे बढ़ा देंगे तो जे के एल, इस तरीके से आपको एल का मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी फॉर्म्स है, बाकी आप इसको इसी तरीके से लिखिए अपनी नोटबुक में भी। तो सारे आपको ए से लेकर जेड तक की सीधी सीरीज और इनकी उल्टी सीरीज, अगर हमें पीछे से देखना पड़े सवालों में कि भैया क्या सीरीज फॉलो हो रही है, तो आपको पीछे से भी याद होने चाहिए। एक और तरीका है इनके आगे और पीछे के पता लगाने का। हर कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट आप उठाएंगे यहां पर से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अगर आप सीधे वाले सीरीज को और रिवर्स सीरीज को आप जोड़ेंगे तो उसका सम जो है वो 27 बनेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 26 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 और 4 27, 22 5 27। तो हर बार क्या बन रहा है, इनका जो सम है वो 27 बन रहा है। तो ऐसे अगर आपको किसी की रिवर्स वाला नंबर चाहिए, आपको याद नहीं आ रहा रिवर्स में कितने नंबर पे आएगा, लेकिन आपको उसका फॉरवर्ड वाला सीधा वाला पता है, तो आप 27 में से माइनस करके उसका रिवर्स ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको लेट सपोज क्यू का पता है, भाई क्यू जो है वो 17वें नंबर पे आता है। अब क्यू का रिवर्स क्या होगा नहीं याद आ रहा, 27 में से 17 माइनस कर दो तो 10 नंबर आ जाएगा इसका क्यू का रिवर्स से, अगर हम पीछे से काउंटिंग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। हर एक लेटर का आपको ये याद होना चाहिए, नंबर सीधा वाला भी और उल्टा वाला भी। इस तरीके से लिख लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। नंबर्स के साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन किसके सामने आ रहा है। जैसे यहां पर जो मैंने इस तरीके से लिखा है, इसका एक मकसद ये भी है कि यहां से पता चल जाएगा भाई कौन किसके सामने है या कौन किसका रिवर्स वाला है। अगर हमें इसको रिवर्स आएगी भाई सी के उल्टा क्या होगा, तो भाई सी का उल्टा यहां पे एक्स होगा। मतलब अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे हमें सी मिल रहा है, तो हम अगर पीछे से शुरुआत करें तो तीसरे नंबर पे पीछे से क्या मिलेगा, तो ये एक दूसरे के रिवर्स भी हैं। इसीलिए मैंने आधे ऊपर लिखे हैं 13 और बाकी के 13 जो है मैंने वो नीचे रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। अब इनको भी याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। देखिए, इनको याद करने की कुछ ट्रिक्स बना ली गई हैं। जैसे कि हम याद कर सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये है ईवी। अब ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, आजकल बहुत जमाना है भाई, लोग ईवी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं। तो ऐसे ई और वी से आप याद रख सकते हो। हाँ, ई और वी आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के सामने आएंगे। अगर इनको हम इस तरीके से काउंटिंग की फॉर्म में देखेंगे तो एक आपका ईवी बन जाएगा। इसी तरीके से जीटी को आप याद रख सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो इंडिया का, भारत देश का सबसे बड़ा रोड है जीटी, उसकी भी शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड की। तो जीटी आप यहां से भी याद रख सकते हैं। या बहुत से लोग जो कारों के शौकीन है, तो मस्टांग जीटी एक फेमस कार है, वहां से भी आप इसका नाम याद रख सकते हो। जीटी याद रखना है, जी और टी आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे रिवर्स ऑर्डर में, या काउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो उस फॉर्म में। तो जी का नंबर होता है 7, तो टी का होता है 20। यहां पर इसका उल्टा हो जाएंगे तो यह आपका इस तरीके से भी बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसका आई और आर का बना लीजिए। आई
आर इंडियन रेलवे, ठीक है, फेमस है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल की शॉर्ट फॉर्म IR होती है। तो आई और आर एक दूसरे के साथ में चलेंगे, जोड़े में बनते हैं। इसी तरीके से ताश की गड्डी के अंदर जोकर और क्वीन या जैक और क्वीन होते हैं, तो जे क्यू एक दूसरे के सामने पाई जाएंगे। इसी तरीके से के और पी, अब के पी को कैसे याद रख सकते हैं भाई, के फॉर काइट, काइट माने पतंग, तो काइट पतंग एक ही चीज होती है, तो के और पी याद हो जाएगा। एल ओ तो सिंपल है भाई, लो एल ओ, लो लाओ, क्या दे रहे हो लो, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप एल और ओ। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म बना ली गई हैं। बी और वाई का बना दिया, बाय, बी वाई होता है बाय, ठीक है, बाय बाय कर रहे हैं तो बाय बी वाई, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बी और वाई। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट कर ली गई हैं याद रखने के लिए कि कौन किसके सामने आएगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भैया सामने वाली चीजें चल रही हैं, तो फटाक से आपको आइडिया हो जाए, हाँ आई के सामने आ रहा था, आर के सामने आई था, ई के सामने वी आता है, ठीक है जी। इस तरीके से जे के साथ क्यू आता है, आई के साथ आर आता है। तो ये चीजें आपको यहां से इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग अपनी भी कोई थीम बना सकते हैं। और बातें आपको बताता हूं, नंबर्स कैसे याद रखें, मैंने आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म तो बता दी ये वाली। इसी तरीके से आप और भी शॉर्ट फॉर्म अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप निकालें टी का नंबर 20 होता है, तो T20, ठीक है, T20 क्रिकेट मैच होता है, तो T20 मतलब टी का नंबर 20 है, T 20 पे आता है और रिवर्स ऑर्डर में 7 पे आ जाएगा, 27 में से 20 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे कि G7 है, अब G7 जो है एक ग्रुप है, एक समूह है कई देशों का, जिसके अंदर 7 देश जो है वो मिले हुए हैं, तो G7 वहां से भी आपको इसका याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने चाहें अपने अकॉर्डिंग चीजें बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है सोच सकते हैं, या कुछ भी जो आपकी कोई मेमोरी हो, कोई पुरानी याद हो, किसी तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आप अपनी भी स्टोरी, अपनी भी कहानी, अपने भी नाम बना सकते हैं जहां से आप इसको याद रख सकते हैं। भाई यू का 21 होता है, U21, अंडर 21 के मैच होते हैं, ठीक है, फुटबॉल में, हॉकी में, इस तरीके से। तो ये चीजें क्रिकेट में होते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब याद रखने के लिए कुछ भी आप कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से कहीं से भी बैठा सकते हैं कि आपको इनको देखकर इनके नंबर जो है वो याद हो जाएं। सारा का सारा जो मकसद है वो ये है कि इनके नंबर्स याद होने चाहिए और कौन किसके सामने आता है ये याद होने चाहिए। तो कैसे कैसे आप इनको याद रख सकते हो, वो सारी की सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। तो आइए अब सवालों की झड़ी लगाते हैं एक तरफ से। अब देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए, आधा घंटा 40 मिनट कॉन्सेप्ट में लगाए, क्यों? ताकि अब सवाल आपको हलवा लगे। अब जितने मर्जी सवाल लगा डालो, प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना आपका हाथ रवा हो जाएगा, उतना आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है और दूसरी चीज से उसी टाइप का रिलेशन हमें खोजना है। जैसे कि हमें रिलेशन दिया गया है स्कूल का एजुकेशन से जो रिश्ता है, हॉस्पिटल का वही रिश्ता किससे होगा, सोचना है, पैटर्न पहचानो। मैंने रिलेशन बताया था कि वर्ड पे मत जाना, रिलेशन ढूंढना है। तो स्कूल और एजुकेशन का क्या रिलेशन है भाई? स्कूल के अंदर एजुकेशन दी जाती है, स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, तो इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर क्या दिया जाएगा, बस आपको भी ये सोचना है। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या बीमारियां दी जाएंगी? नहीं। क्या किताबें दी जाएंगी? नहीं। क्या डॉक्टर्स दिए जाएंगे? नहीं। ट्रीटमेंट, इलाज दिया जाएगा। तो बस इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो रिश्ता यहां फॉलो कर रहा था वही रिश्ता हमने यहां फॉलो करवा दिया। बस अब इतना आसान है, ये एनालॉजी समझ लो, ऐसे आपको इसको प्रैक्टिकली सोचना है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिश का जो रिश्ता है पिसिकल्चर से, वो रिश्ता इन चारों में से किसका किससे होगा? अब इस टाइप का भी सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ पे आपको अलग से नहीं दिया गया, पूरा जो कंडीशन है वो नीचे ऑप्शन में ही दे दी गई। तो फिश पालने को या मछली पालन को पिसिकल्चर बोलते हैं। इसी तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा वाला सही होगा। तो मुझे आंसर दिख गया यहीं पर, सिल्क वॉर्म। ये आपने एनसीईआरटी की किताब में ही पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास के अंदर साइंस की बुक में ही आता है ये चीजें, और बल्कि छोटी क्लासेस में पता चल जाता है कि सिल्क वॉर्म को, रेशम के कीड़े को पालने को, या उसकी जो उसको पालन पोषण जो उसका करते हैं, वहां से रेशम बनाते हैं, उस चीज को, उस प्रोसेस को पूरा बोला जाता है सेरीकल्चर। तो यहां से मुझे इसका आंसर मिल गया। तो बस हमने क्या देखना है, क्या चीज दी गई है, सेम चीज हमें अपने आंसर में, ऑप्शंस में अप्लाई करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया इज रिलेटेड टू आई। मायोपिया जो है वो आंखों की एक बीमारी होती है। तो इसी तरीके से पायरिया बताना है हमको। तो पायरिया जो है वो मुझे पता है, नॉलेज है, जनरल नॉलेज है। पायरिया किससे रिलेटेड है? पायरिया जो है वो दांतों की एक बीमारी है। तो दांत कहाँ होंगे? दांत होंगे गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको जानकारी है, जनरल नॉलेज है, अपने आसपास की दुनिया का पता है, तो आपके लिए ये चीजें बिल्कुल हलवा हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या कहा गया है, एक्सरसाइज का जो रिश्ता है जिम्नेजियम से वही रिश्ता बॉक्सिंग का किससे होगा। तो एक्सरसाइज जो है वो जिम में होती है, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बॉक्सिंग कहाँ होती है, तो बॉक्सिंग ट्रैक पे होती है, रिंग में होती है, कोर्ट में होती है, रिंग में होती है। तो आपको पता चल गया आंसर कि बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग का एक रिंग होता है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर लड़ी जाती है। अगला देखते हैं, नागालैंड इज रिलेटेड टू कोहिमा। जिस तरह से नागालैंड और कोहिमा का रिश्ता है बिल्कुल उसी तरीके से आसाम का रिश्ता किससे होगा। तो अगर हम बात करें नागालैंड की, हमारे देश भारत की एक स्टेट है, उसकी राजधानी है कोहिमा, कोहिमा इसकी कैपिटल है नागालैंड की। तो हमें असम की कैपिटल पता होनी चाहिए। तो जीके भी तैयार हो रही है आपके साथ साथ। तो असम की जो कैपिटल होती है वो होती है दिसपुर। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। ईटानगर, कोनकानी, असमी, ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल आपका दिसपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको अब लगाते चले जाने हैं। बहुत मजा आ रहा है और आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चेक करते रहो, अपना भी आंसर गेस करते रहो और फिर ये भी देखते रहो कि भाई आपने सही सोचा था या नहीं सोचा था। हर टाइप के सवाल लूंगा, आगे नंबर्स वाले भी हैं, लेटर्स वाले भी हैं, हर टाइप है। अब यहां पर देखिए अगला सवाल है कि हार्ट का जो रिश्ता है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो किडनी का वो रिश्ता किससे होगा। तो दिल की बीमारी का जो इलाज है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट करता है, दिल के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि किडनी जिस टिश्यू से बनी होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रो से ही बना है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो किडनी के लिए हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेफ्रोलॉजिस्ट इसका सही जवाब होगा। आपको बाकी ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। जैसे अगर हड्डियों की बात होती तो भैया ऑर्थोलॉजिस्ट हो जाता या ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाता। ऐसी अगर नसों की बात होती, न्यूरॉन्स की बात होती तो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता, जो कि दिमाग, इसकी बॉडी की नसों का इलाज करता है। तो आपको बाकी ऑप्शंस की भी पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, मून का जो रिश्ता है सैटेलाइट से वो अर्थ का किससे होगा। अब देखिए मून जो है वो हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसीलिए अर्थ का सैटेलाइट उसको कहा जाएगा। अब ऐसे ही अर्थ किसके चारों तरफ घूमेगी ये सोचो। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, लेकिन सन की जो होगी अर्थ वो क्या होगी, वो क्या सैटेलाइट होगी, नहीं, अर्थ तो एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट यहां पर सही जवाब होगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी प्लैनेट सही जवाब है। राउंड नहीं होगा, सोलर सिस्टम नहीं होगा, सन भी नहीं होगा, तो अर्थ का प्लैनेट होगा। ये आपका हो गया। इस तरीके से आगे देखते हैं, और सवाल दिए गए हैं, कोच का जो रिश्ता है प्लेयर से वो रिश्ता इन चारों में से किसका होगा। तो कोच क्या करता है, सिर्फ सोचने का खेल है सारा। कोच क्या करता है भाई, कोच प्लेयर्स को रेडी करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको तैयार करता है मैच के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप देखेंगे कौन सा वाला बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। यहां पर सबसे सही बैठ रहा है ये वाला ऑप्शन 2, टीचर और स्टूडेंट। कैसे, जैसे एक कोच जो है प्लेयर्स को रेडी करता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक टीचर स्टूडेंट को रेडी करता है उनके एग्जाम के लिए। जैसे मैं आपको रेडी कर रहा हूं आपके एग्जाम सीयूईटी के लिए, तो बस यही रिश्ता सबसे परफेक्ट बैठ रहा है। बाकी पे आप नजर मारो ना, आपको खुद जवाब मिल जाएगा भाई। टीम और प्रैक्टिस, तो टीम जो है वो प्रैक्टिस करती है, क्या टीम वो तैयार करती है प्रैक्टिस को। तो ऐसे सोचा करो इन चीजों को। क्या अंपायर तैयार करता है क्रिकेट को, बिल्कुल नहीं करता। क्या कैप्टन टीम को तैयार करता है, तो कैप्टन टीम को तैयार नहीं करता, टीम को गाइड करता है, टीम में ही होता है। लेकिन कोच टीम में नहीं होता, प्लेयर को वो रेडी करता है और अलग से रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से टीचर भी स्टूडेंट को तैयार करेगा, वो टीचर खुद एग्जाम नहीं देगा, वो अलग रहेगा और स्टूडेंट ही तैयार करके मैच खेलेंगे या एग्जाम देंगे। तो ऐसे आपको इसका लॉजिक फिट करना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक कार एक गैराज में खड़ी होती है तो एरोप्लेन कहां खड़ा होता है। तो एरोप्लेन जहां पार्क होता है, जहां खड़ा होता है, बहुत बड़ा एक विशाल हॉल होता है और उसका नाम होता है हैंगर। रनवे नहीं होगा, स्काई नहीं होगा, पायलट नहीं होगा, हैंगर उसको बोला जाता है जहां पर प्लेन पार्क किए जाते हैं। डार्क का जो रिश्ता है लाइट से, वो रिश्ता इन चारों में से किसका किससे होगा। तो डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मींस रोशनी, मतलब अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा रिश्ता हमें पहचाना जो एक दूसरे का रिवर्स हो, उल्टा हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पॉल्यूटेड और कॉन्टेमिनेटेड दोनों ही का मतलब होता है गंदा होना, पॉल्यूट होना, कॉन्टेमिनेटेड होना, एक ही मतलब है। तो एक दूसरे के रिवर्स या उल्टे अपोजिट नहीं है।
क्या है, एक्यूट और एक्यूमुलेटेड सेम मतलब होता है। इल और डिजीज, इल माने भी बीमारी, डिजीज माने भी बीमारी, तो ये भी सेम है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, अब हो ना हो यही आंसर होगा, हॉट और कोल्ड। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो ठंडा गर्म एक दूसरे के हाँ उल्टे होते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि कौन सी टाइप आ गई आपकी, ये आ गई वर्ड एनालॉजी की टाइप। अब आइए कुछ और टाइप सवाल देखते हैं इसी टाइप में। कुछ और सवाल मैंने यहाँ पर लगाए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना और ये मेरी आइडिया यहाँ पर मुझसे चेक करा लेना। बाकी कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्विम इज रिलेटेड टू फिश। भैया फिश से स्विम का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक किसका, क्रीप का किससे होगा? क्रीप माने जो रेंगना होता है, तो रेंगता कौन है भाई? सांप रेंगता है। तो इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, सोचने हैं, इनको कमेंट कर देना या मुझसे चेक करा लेना सारे आंसर एक साथ करके। तो ये कुछ आंसर हैं, ये डायरेक्ट वाले हैं, इसका इससे रिश्ता है तो किसका किससे होगा, ये सारी चीजें आप ट्राई कर लेना। ये काफी सारे सवाल मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दिए हैं। अब आइए इसकी नंबर वाली सीरीज भी देख लेते हैं। आइए अब नंबर वालों में कैसे पैटर्न पहचानना है, वहां इजी था, यहाँ थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल इसका मुश्किल हो जाता है अगर नंबर्स आ जाते हैं। देखिए यहां पर ये नंबर का रिलेशन दिया गया है 8:36, मतलब 8 का 36 से कोई रिश्ता है, मैंने आपको बता दिया था। इसमें कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, एडिशन, कुछ भी हो सकता है। और मिक्स भी हो सकता है कि प्लस भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो सोचना पड़ेगा। अब 8 अगर मैं देखूं तो 36 जो है 8 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है। अब कुछ ना कुछ जुड़ और घट रहा है, तो पैटर्न पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 8 चौक 32 होते हैं, 32 में 4 जोड़ दो 36 मिल जाएंगे। तो पैटर्न कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 8 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, 8 चौक 32 और वही 4 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 36। ये मुझे मिल गया पैटर्न। तो पैटर्न क्या मिल रहा है कि जो नंबर हमें पहले दिया गया है उस नंबर में उसका आधा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी आधे को हम जोड़ रहे हैं, तो हमें नंबर मिल रहा है 36। जो नंबर गिवन है उसमें उसके आधे से मल्टीप्लाई कराई, फिर वही आधा जोड़ दिया मल्टीप्लाई करके, तो हमें नंबर मिल जाता है। ये पैटर्न पकड़ में आ गया कि जो नंबर पहला है उसका आधा करो, उस आधे से उसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें वही आधा जोड़ दो, तो अगला नंबर मिल जाएगा। बस अब ये पैटर्न इन चारों में से जिसमें भी फॉलो हो रहा होगा वही आपका जवाब होगा। तो आइए एक एक करके इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये तरीका यही है, हमें आंसर नहीं ढूंढना, हमें गलत ऑप्शन का काटने हैं। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं 6 चौक 24, ये तो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है। 4 दूनी 8, ये भी डबल का है, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन उड़ा दिए, खत्म। अब या तो जवाब ये है या जवाब ये है, इन दोनों को ट्राई कर लो। तो 10 का आधा करेंगे 5, तो 10 में 5 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। ये तो 50 42 से ज्यादा निकल गया, खत्म। इसको भी उड़ा दो, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ले दे के हमारा आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 3। इसको रेक्टिफाई करे बिना ही मैंने लगा दिया और यही सही होगा। चेक करना चाहो चेक कर भी सकते हो, देखो चेक करवा देता हूं कैसे। 12 का आधा होता है 6, तो 12 में जब मैं 6 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, 12 6 72 और यही 6 इसमें जोड़ दूंगा, 72 और 6 हो जाएंगे हमारे 78 78 जो कि वहां पर दिखाई दे रहा है। तो समझ रहे हैं आप, ऑप्शन ढूंढने के लिए आप ऑप्शन काटना शुरू करो, जैसे जैसे गलत आंसर छटते चले जाएंगे आपका सही जवाब खुद ही आगे आता चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहां पर अब दोबारा से हमें इसका पैटर्न पहचानना है। 12 और 64 64 का क्या रिश्ता बन रहा है? मल्टीप्लाई और डिवाइड डायरेक्ट तो नहीं हो रही, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो हमें देखना है 12 पंजे 60, नियरेस्ट यहाँ पे 60 होता है। तो अगर मैं इस तरीके से चेक करूं कि 12 में 5 की गुणा करूं, 12 पंजे 60 और उस 60 में 4 जोड़ दूं, तो मुझे 64 मिल जाएगा। मतलब पहले वाले नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करके उसका 5 गुने में 4 जोड़ के हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आप 5 गुना करके 4 जोड़ दे तो अगला ऑप्शन मिल जाए? तो 16 का 5 गुना करेंगे, 16 पंजे 80, 80 ऑलरेडी ज्यादा हो गया, नहीं होगा। 14 पंजे 70, 70 में 4 जोड़ेंगे तो भैया 5 कितना 4 जोड़ना है ना, जब भी नहीं बनेगा। 11 पंजे 55 नहीं बन रहा, 13 पंजे 65 ये तो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वाली ट्रिक फॉलो नहीं हो रही, तो आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा। और यहाँ देखो ऑप्शन सबसे पहले मैं ये वाला तो काट ही देता हूँ, 13 पंजे 65 वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 5 गुना है, तो भैया ये वाला जवाब नहीं होगा। ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब देखिए क्या ऑप्शन और लग सकता है, आप कुछ और तिगड़म बिठाने की कोशिश करो। तिगड़म ये भी लग सकती है यहाँ पर कि
16 जो 64 जो है वो 16 चौक 64 होता है। तो अगर मैं 12 को 16 बनाऊं तो अगर मैं 12 में 4 जोड़ूं, 12 4 16 होते हैं और उस 4 16 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 64 मिल जाता है। हाँ जी, तो पहले नंबर में 4 जोड़कर 4 से ही मल्टीप्लाई करने पे अगला नंबर मिल रहा है। एक ये भी पैटर्न फॉलो हुआ कि पहले वाले नंबर में 4 जोड़ने पर और 4 से ही गुणा करने पर हमें अगला नंबर मिलता है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम उसमें 4 जोड़ के 4 गुना करें तो हमें आंसर मिल जाए, अगला टर्म मिल जाए? तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 14 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 14 और 4 हो जाएंगे 18 और 18 चौक होते हैं 72। तो ये मुझे मिल गया, इसका ऑप्शन बी आपका सही जवाब इसके अंदर होगा। कैसे भैया? अगर मैं 14 में 4 जोड़ूंगा तो 14 और 4 18 हो जाएंगे और 18 चौक कितने होते हैं जी? 72 होते हैं। तो 14 और 72 का भी रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है, बाकी किसी में नहीं होगा। तो इसका मतलब यही इसका सही जवाब होगा। तो ये है पैटर्न, आपको ऐसे पहचानने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार सेम पैटर्न फॉलो हो रहा हो, हर एक सवाल में कुछ अलग ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। वो क्या हो रहा होगा वही आपको सोचना पड़ेगा, उसी बात के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगले सवाल के मैंने नंबर नोटिस किए तो भैया क्या क्या नंबर है? 27 से 125 है, 343 है और ये सारे के सारे हैं कि क्यूब हैं। तो क्यूब का रिश्ता पकड़ में आ गया यहाँ पर। तो 27 होता है 3 का क्यूब। भाई ये है 3 का क्यूब, मैं अलग से लिख देता हूं, अलग से लिख के आपको दिखा दूंगा तो ज्यादा बात समझ में आएगी। 27 जो है, जो 27 है वो है 3 का क्यूब, 3 3 होती हैं 27 होते हैं। उसके बाद है 125 जो कि है 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं। तो फिर है आपका 343 जो कि होता है 7 का क्यूब। तो अब अगला जो टर्म आएगा वो क्या होगा? देखो 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक एक नंबर स्किप हो रहा है। इसका मतलब 8 छोड़ के हम यहाँ पर लेंगे 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो 729 इसका जवाब मिल गया। तो अगर आपको क्यूब याद है, क्यूब रूट याद है तो भैया देखते ही धुएं उड़ा दोगे आप, कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसका आंसर आपने पता लगा लिया। अब देखते हैं अगले सवाल में क्या रिश्ता, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 29 का एक रिश्ता है 838 से। अब 29 और 838, तो आपको सोचना पड़ेगा 29 से 838 पर हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कुछ स्क्वायर की फॉर्मेट में, नंबर बड़ा हो गया तो स्क्वायर हुआ होगा। और हाँ, मुझे ये भी याद है कि 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 841। तो 841 838 के आसपास कहीं आ गया। तो अगर इस 841 में से मैं कितने माइनस कर दूं? 3 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है 838। लो जी, पैटर्न पकड़ में आ गया कि अगर हम पहले वाले नंबर के स्क्वायर में से 3 माइनस कर दें तो हमें दूसरा नंबर, अगला वाला नंबर मिल जाता है। क्या पैटर्न है? मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दें, उसमें से 3 माइनस कर दें तो हमें अगला नंबर उसके साथ वाला जोड़ीदार मिल जाता है। बस ये पैटर्न लगाना है हमें। किसके साथ? 14 के साथ। तो 14 के साथ लगाना, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में से 3 माइनस कर देंगे तो 193 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर मिल गया। क्या ऑप्शन में है 193? हाँ जी 193 हैगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सही जवाब 193। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे 196 भी ऑप्शन में है। कि आप जल्दबाजी करो, एग्जाम में बैठे हो, आप सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो 196 और आप माइनस करना भूल जाओ 196 लगा दो। तो ऐसे भी ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आपके आंसर में कहीं बीच में आते हैं, ताकि आप उन ऑप्शन को जल्दीबाजी में लगाएं और आंसर गलत कर दे। तो अपने आंसर और ऑप्शन ध्यान से चेक करके लगाना। तो 193 इसका सही जवाब होगा। तो ये है कुछ नंबर वाली एनालॉजी। अब अगर सवाल इंग्लिश के अल्फाबेट का आया है तो और ज्यादा लेवल हाई ही समझो, क्योंकि अल्फाबेट में एक तो आपको सबके नंबर याद रखने, सीधे वाले 1 से 26 तक, फिर उनके उल्टे वाले भी याद रखने, कौन किसके सामने आता है ये भी याद रखना है, किसका क्या नंबर है। तो काफी चीजें याद रखनी पड़ती है। अब सवाल देखो कैसे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है आपको जो दिया गया है, रिलेशन किसका किससे दिया गया है? पर्पल का रिलेशन दिया गया है OWOTJK से। तो ग्रीन का सेम टाइप से किससे बनेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको रिश्ता पहचानना पड़ेगा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ। वर्ड क्या है? पर्पल, PURPLE। और इससे जो बना है वो क्या बना है? OWOTJK, ये बना है TGK। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर हमें मिला है P और O।
तो O जो है वो P से पहले आता है, OP। मतलब यहां पर हमें जो ये मिला है ये -1 करके मिला है कि जब हम एक कदम पीछे हटे। भाई मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं O पे, O के बाद में एक कदम आगे बढ़ा, ये मैं पहुंच गया P पे, ये +1 है। अब मैं P पर हूं तो P से मैं O पर आया हूं, तो एक कदम पीछे हटाऊं तो -1 करने पर या एक कदम पीछे हटने पर हमें ये मिल रहा है। अब U के बाद अगर हम देखें तो U के बाद U से मिल रहा है W, तो U पे हम खड़े हैं, U के बाद क्या आता है UV, मतलब 2 कदम आगे बढ़ने पे मुझे W मिलता है। इसका मतलब -1 और +2, तो -1 +2 का मिला। अब यहाँ पे R से बन गया फिर से O। अब O कहां पर होता है, OPQR, ठीक है। R आता है O से 3 कदम आगे बढ़ने पे, तो जब मैं R से 3 कदम पीछे हटूंगा तो मुझे O मिल जाएगा। इसका मतलब पैटर्न पकड़ में आ गया। -1 +2 -3, तो फिर जो है वो प्लस का 4 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप P से बनाए T, तो P पे मैं खड़ा हूं, PQRST, 4 कदम आगे में आया हूं, तो 4 कदम के बाद मुझे T मिल जाता है। तो बस पैटर्न पकड़ में आ गया। -1 +2 -3 +4 -5 और प्लस का 6 मिला होगा यहाँ पर E से जो K पे पहुंचे हैं। E पे खड़ा हूं, FGHIJK, पहुंच गए ना, पैटर्न पकड़ में आ गया। तो यहां देखिए कितना सोचना पड़ रहा है। तो ये सवाल थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, बट मैं आपको देखिए किस तरीके से आगे पीछे हो के कदम आगे करके पीछे करके प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सवाल इजी लगेंगे आपको। तो बस अब पैटर्न पकड़ में आ गया। अब आ जाओ, ग्रीन का बनाना है, फटाफट बना दो। तो ग्रीन के लिए हमें क्या बनाना है, ग्रीन वर्ड है, तो यहाँ पे मैं पहले वर्ड लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। सबसे पहले -1, G से जस्ट एक पहले होता है F, क्योंकि F के बाद आता है G। फिर आ जाएगा आपका +2, फिर आएगा -3, फिर आएगा +4, फिर आएगा आपका -5, ठीक है, +5 नहीं, -5। तो ये हमने सीरीज लगा दी है। तो R के बाद 2 आगे और बढ़ जाओ, तो PQRST, 2 कदम आगे बढ़ने पे हमें T मिल जाता है, F और T वाला ऑप्शन हो गया। फिर E से 3 कदम पीछे हटो, तो B पे अगर आप खड़े होंगे तो B जो है आपका 3 कदम पीछे होगा। B के बाद C D E, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा B, और यहाँ पर E के बाद आ जाओ 4 कदम आगे, तो E के बाद F G H I यहाँ पे मिल जाएगा। और N से 5 कदम पीछे हट जाओ, तो LM N से जब आप 5 कदम पीछे हटते हुए आएंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा I ही मिलेगा। तो FTBII ऑप्शन में है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 मुझे दिखाई दे गया, FTBII, ये इसका सही जवाब होगा। तो देखा आपने यहां कितना सवाल कॉम्प्लेक्स हो चुका है, पैटर्न कैसे आपके फॉलो हो रहे हैं। तो यही खेल है, पैटर्न पहचानना पड़ेगा। हर सवाल में कुछ अलग ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अगर आपने ये पहचान लिया तो समझ लो जवाब आपको मिल गया। और ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूजिंग है, FT इसमें भी है, FT इसमें भी है, FTB इसमें भी है। तो आपको 3 तक तो ये सारा सॉल्व करना ही पड़ेगा, चौथा या 5वें के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो ये चीजें ऐसे करके होती हैं। इसकी भी ट्रिक है कि आप पूरा सॉल्व ना करें, जल्दी से आंसर लेकर आए। वो कैसे कर सकते हैं वो भी अगले सवालों में बताऊंगा। अगले सवाल में भी पैटर्न पहचानो, क्या फॉलो हो रहा है। शायद मुझे लग रहा है यही फॉलो हो रहा है, यही फॉलो हो रहा है। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर, अब आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से सेम पैटर्न लगा के इसको फॉलो करके इसका आंसर मुझे अभी कमेंट करके बताओ। तो अगर आपका ऑप्शन 2 आया है ZYXC, तो बिल्कुल सही आया है, पैटर्न आपने सही पहचाना, सही ढूंढ निकाला। अगला सवाल देखते हैं, TALP से आपको निकालना है UXQO। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ये बना होगा। तो हमारे पास है TALP। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप इसके अंदर स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें टाइम लगता है क्योंकि सोचने में, तो इसलिए मैंने बताया था भैया ABCD के नंबर याद कर लो, कौन कितने पर आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी, और कौन किससे कितना आगे है। तो भैया कैसे कैसे मिला यहाँ पर ज़रा नज़र मार लेते हैं। तो T के बाद मिला U, तो PQRSTU जस्ट बाद ही आता है, तो प्लस का 1 करने पर मतलब एक कदम आगे बढ़ने पर हमें T से U मिल गया। अब A से मिला है X, तो A के लिए X मिला है तो पीछे जाना पड़ेगा। तो A पे तो हमारी ABCD खत्म होती है, तो A से जस्ट और पीछे जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो Z मिलेगा, ठीक है। Z के बाद आता है Y, फिर आता है X। इसका मतलब जब हम A से पीछे की तरफ काउंटिंग करना शुरू करें, पीछे की तरफ बढ़ना शुरू करें, तो A से जस्ट लास्ट में मिलेगा Z, फिर Y, फिर X। इसका मतलब -3। तो जब हम A से 3 कदम पीछे हटेंगे तो हम X तक पहुंच जाएंगे, तो +1 -3। तो JKL MNOPQ, तो +5
पे हमको मिल रहा है L के बाद Q और O से पहले आता है P, तो -1। तो ये पैटर्न बनेगा +1 -3 +5 -1। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमको बनाना है किसका, D U X और R का, +1 -3 +5 -1, इसके अकॉर्डिंग लगा लो। तो D के जस्ट बाद आता है E, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका E। R से जस्ट पहले क्या आता है, R से जस्ट पहले आता है PQR, तो Q आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q। तो E से शुरू होने वाला इस पे Q पे ख़त्म होने वाला, दो ऑप्शन है, E पे शुरू हुआ Q पे ख़त्म हुआ, E पे शुरू हुआ Q पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब इन दोनों में से आंसर पता लगाना है, अब बीच के निकाल लो। X से 5 आगे बढ़ेंगे, तो X से 5 आगे जब मैं बढ़ूंगा, X के बाद आता है Y Z A B C, 5 आगे बढ़ने पे मिलता है C, तो CQ। तो CQ वाला कौन सा है भाई साहब, ये वाला है, ये लो जी, मिल गया आंसर। तो मैंने माइनस वाला पहले नहीं करा, पहले प्लस वाला कर लिया, क्योंकि प्लस का बढ़ना आगे इजी होता है कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से हमें मिल गया ERCQ। तो ये इसका ऑप्शन हम लगा देंगे, ERCQ इज द राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरीके से पैटर्न पहचान रहा हूं, मैं किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं ऑब्जर्व करके। यही काम आपको करना पड़ेगा अपने एग्जाम में, और एक सवाल को 1 मिनट में सोल्व करना। ये भी ध्यान रखना, टाइम सिर्फ 1 मिनट का होगा एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो उस 1 मिनट में आपको पैटर्न पहचानना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर उसको आपको दूसरे वाले वर्ड में लिख के उसके आंसर ढूंढने। तो जब जाके आपका आंसर आएगा, ये सब कुछ होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। कितने आप प्रेजेंस है अपने माइंड में, कितना आप उसने इसको एक्टिव कर रखा है, वो चीजें भी मैटर करती हैं इसका जवाब लाने में। कई बार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये O है, तो LZ का OA से क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें UR में लगाना है। अब हम देखेंगे, कहने को बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सिंपल मैंने देखा भैया, L से O बना और L और O एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, LO लो जी लो, मैंने बताया था ना आपको इस तरीके से। और A और Z भी एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के सामने आते हैं, अपोजिट आते हैं। तो इसका मतलब पहले का अपोजिट पहले लिखो, बाद का अपोजिट बाद में लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो भैया R का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, IR, तो लास्ट में जहां पर आई हो वही आंसर होगा, तो FI आपका आंसर होगा, खत्म। तो ऐसे भी आप इनको सोच सकते हैं। ये मैंने कुछ सवाल कराए हैं, अब कुछ इसी टाइप के सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना नोटबुक में डाउन करके। वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने बताई रखी है, वहां पर मुझे इसका फोटो भेज के मुझसे चेक करा लेना, मुझे वहां पर टैग कर देना, तो आपकी प्रैक्टिस भी लगे हाथों इन सवालों से हो जाएगी। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जब सारे चैप्टर्स निपट जाएंगे, तो उसके बाद मई की स्टार्टिंग से, अप्रैल पूरा सिलेबस में जाएगा, 11 मई से CUET के एग्जाम होना स्टार्ट होंगे, तो मई में हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वहां पर ये सब कुछ हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, लाइव आकर करवाऊंगा या फिर वीडियो बना के, लेकिन करवाऊंगा जरूर आपको। तो इसीलिए अभी फिलहाल इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद और आपको मैं चीजें जो है वो सिखा दूंगा। ये चीजें आपको करनी है, मुझसे जरूर और जरूर चेक करानी है। तो रिकैप करते हैं आज की फुल वीडियो का, कि आज आप क्या क्या मुझसे सीख के जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूं, बहुत तगड़ा वाला, जो कि पेड कोर्स में भी लोग नहीं पढ़ा पाते, उस टाइप का, उस लेवल का। सबसे पहले मैंने बताया आपको एनालॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि भैया दो चीजें दी गई होती हैं, उनके बीच क्या रिलेशन, क्या रिश्ता फॉलो हो रहा होता है, उसको ध्यान में रखकर, उसको पहचान कर, उस पैटर्न को देखकर आपको दूसरी चीज में भी सेम पैटर्न सेम रिश्ता लगाना होता है, और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एनालॉजी की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप बताए मैंने आपको। वर्ड एनालॉजी, जिसमें किसी वर्ड का किसी वर्ड से कोई रिलेशन दिया गया होगा, तो आपको दूसरे वर्ड से दूसरे वर्ड का रिलेशन सेम टाइप से पहचानना है। एक होती है आपकी नंबर एनालॉजी, एक नंबर का दूसरे नंबर से किसी टाइप से कोई रिश्ता दिया गया होगा, उनके बीच कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, सेम पैटर्न को आपको दूसरे नंबर में भी फॉलो करवाना है। तीसरी टाइप होती है आपकी अल्फाबेट एनालॉजी, के आपके 2 अल्फाबेट अलग अलग दिए गए होंगे, इंग्लिश के कुछ लेटर वगैरह दिए गए होंगे, उनके बीच कुछ रिश्ता होगा, सेम रिश्ते को आपको दूसरे वाले पेयर में भी फॉलो करवाना है। ये 3 टाइप थी। फिर इन तीनों टाइप के अंदर भी इनकी अपनी अपनी अलग अलग टाइप थी। फिर मैंने आपको वो टाइप सिखाई थी, जैसे कि यहाँ पर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मिक्स एनालॉजी भी आती है, भैया नंबर और लेटर एक साथ भी मिलके आ सकते हैं। फिर तीनों की अलग अलग टाइप, जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्ड एनालॉजी, वर्ड में क्या क्या टाइप आ सकती है, टूल एंड ऑब्जेक्ट्स की आ सकती है, वर्कर टूल की आ सकती है, वर्कर प्रोडक्ट की आ सकती है, सेम वर्ड आ सकते हैं, कॉज इफेक्ट आ सकता है, एनिमल और उनके बच्चे आ सकते हैं, कंट्री करेंसी आ सकती है, कंट्री कैपिटल आ सकती है, करेंसी यूनिट आ सकती है, एनिमल के मूवमेंट आ सकते हैं, कौन क्या करता है, तैरता कौन है, फिसलता कौन है, एनिमल की उनके आवाजों से आ सकती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि नंबर एनालॉजी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। भाई नंबर में इवन ओड आ सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज हो सकती है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, अभी ठीक है जी आपको बताया मैंने, आया भी था, मिक्स भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ आ सकते हैं, कि प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ करनी पड़ जाए, प्राइम नंबर की सीरीज, पावर वाली सीरीज, तो ये सब आ सकते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया अल्फाबेट में क्या क्या हो सकता है भाई। फॉरवर्ड अल्फाबेट आ सकते हैं, बैकवर्ड आ सकते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट का पेयर आ सकता है, बीच में से स्किप हो सकते हैं, जंबल्ड हो सकते हैं, मिक्स हो गए, और अपोजिट लेटर भी आ सकते हैं, जैसे कि आए भी हमने सवाल जो सॉल्व करे थे। और उसके बाद फिर मैंने आपको ABCD का बता दिया कि भैया इनके नंबर याद कर लेना, ये इनके सीधे वाले नंबर हैं, ये उनके उल्टे वाले नंबर हैं, इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये येलो वाले जो है फॉरवर्ड सीरीज है, ग्रीन वाली रिवर्स सीरीज है, कौन किसके सामने आता है मैंने आपको वो भी बता दिया, इनके नंबर याद कर लो, इनके सामने अपोजिट कौन कौन से बनते हैं, उनको किस किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताने के बाद क्वेश्चंस की शुरुआत करवाई, जहां पे मैंने आपको वर्ड एनालॉजी कराई, ये वर्ड एनालॉजी के सवाल आ गए। उसके बाद मैंने आपको ये कुछ होमवर्क दिया सवाल, ये आप ट्राई करके मुझसे चेक करवा लेना, ये काफ़ी सारे सवाल हैं वर्ड एनालॉजी के। उसके बाद ये नंबर एनालॉजी आ गए, मैंने नंबर एनालॉजी के भी सवाल सॉल्व करवाए, वो भी आपको होमवर्क दे दिया। उसके बाद मैंने ये अल्फाबेट एनालॉजी आ गई और इसको भी सॉल्व करवा के इसका भी आपको होमवर्क दे दिया, और इस तरीके से पूरा एनालॉजी चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ऐड हो जाएगा, वहां से ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। और जाते जाते अगर अब भी आप कंफ्यूज हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया आगे कहाँ पे कैरियर सेट करना है, कहाँ पे फ्यूचर में जाना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें उस स्कूल के बारे में, मीरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर से आप AI से रिलेटेड चीज़ें सीखकर AI के फील्ड में अपना करियर बढ़िया सेट कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी दिया गया है। एग्जाम की डेट जो है वो 30 तारीख है और 29 तक उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उसमें भी अप्लाई कर लेना, ये मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिए, सारे CUT की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और ये बात भी उनको बता दीजिए कि डियर सर चैनल पर हो रही है GAT की तगड़ी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सीरीज से फायदा उठा पाए। बहुत जल्द मैं मिलूंगा अगले चैप्टर को लेकर, जब तक के लिए ध्यान रखें, तैयारी अच्छी करते रहें, बाय।